सेकंड, लॉर्ड लिटिन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन। प्रश्न 8, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, लॉर्ड लिटिन के सुधारों का वर्णन कीजिए, अथवा लॉर्ड लिटिन के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना कीजिए, भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, लॉर्ड लिटिन की गणना भारत के प्रमुख गवर्नर जनरलों में की जाती थी। लॉर्ड लिटिन 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत का गवर्नर रहा। उसने आंतरिक प्रशासन में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। पहला, अबाध व्यापार की व्यवस्था। लॉर्ड लिटिन ने अबाध व्यापार की सुविधा प्रदान की। अबाध व्यापार उस समय इंग्लैंड के उद्योगों के लिए लाभकारी था। लंकाशायर के उद्योगपति मुंबई में खुलने वाले कपास के कारखानों से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने भारत में कपास के माल पर लगे आयात शुल्कों की बहुत आलोचना की। सरकार ने 11 जुलाई 1877 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था। इस सदन के मतानुसार भारत में आयात किए कपास के माल पर लगा शुल्क, जो निश्चय ही रक्षात्मक है, स्वस्थ वाणिज्य नीतियों के विरुद्ध है और उसे जनता शीघ्र भारत की वित्तीय परिस्थिति अनुमति दे समाप्त कर देने चाहिए। राज्य सचिव लॉर्ड सेलिसबरी ने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया और कपास शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। दूसरा, विनीत सुधार। दूसरा, वित्तीय सुधार। लॉर्ड लिटिन ने प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी, टिकटें, कानून और व्यवस्था तथा साधारण प्रशासन आदि पर व्यय करने का अधिकार दे दिया। इन सब हस्तांतरित सेवाओं के कार्यपालन के लिए प्रांतीय सरकारों की अनुदान नहीं दिया गया, अपितु उस सेवा के लिए उस प्रांत के उसी विभाग को आय दे दी गई और यह भी कहा गया कि यदि कोई धन बच गया तो उसे केंद्रीय सरकार के साथ आधा आधा बांट लिया जाए और यदि कम पड़ जाए तो भी केंद्रीय सरकार आधा भार उठाएगी। ऐसा करने से यह आशा की गई कि प्रांतीय सरकारें अपने साधनों का विकास करेगी और सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तीसरा, 1876 से 1878 का अकाल तथा सरकार के प्रयत्न। 1876 से 1878 ईस्वी तक भारत में एक भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल का प्रभाव चेन्नई, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब पर अधिक पड़ा। अकाल का प्रभाव लगभग 411200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पड़ा, जिसमें 5 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत से ग्राम उजड़ गए और भूमि के बहुत बड़े भाग में खेती नहीं हुई। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता में शिथिलता बरती। 1878 ईस्वी में रिचर्ड
स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया ताकि अकालों तथा उन दिनों में दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सके। आयोग का विचार था कि मुफ्त सहायता केवल असहाय निर्धनों तक ही सीमित रहनी चाहिए और स्वस्थ शरीर वाले लोगों को अपना पेट पालने के लिए काम तथा प्रायतः मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रांत को अकाल कोष होना चाहिए। चौथा, राज उपाधि अधिनियम का निर्माण। अंग्रेजी संसद में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ब्रिटिश संसद के उत्तरदायी दल ने इस प्रस्ताव का उपहास किया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार किया गया जिसमें राजाओं तथा जनता के सम्मुख इस उपाधि की घोषणा की गई। यह दरबार उस समय किया गया जब देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे और दूसरी ओर झूठे आडंबर तथा वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहा था। 5वां, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम मार्च 1878। लॉर्ड लिटन की अप्रिय नीतियों तथा सरकार की लोगों के दुख के प्रति उदासीनता से जनता में बहुत असंतोष फैला। विलियम बैडरबन के अनुसार मुंबई प्रेसिडेंसी में कृषकों को दंगे के पश्चात सामूहिक डकैतियां और समूहकारों का आक्रमण हुआ। यह सुलगता हुआ असंतोष जमीन पर आ गया और भारतीय भाषाई समाचार पत्रों में सरकार की खुलकर निंदा की गई। इन राजद्रोही लेखकों से सरकार को बहुत चिंता हुई और उसमें दमनकारी नीति अपनाई। इसी कारण 1 मार्च 1878 ईस्वी में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बना दिया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक को यह आदेश दिया जा सकता था कि वह जनता में सरकार के प्रति असंतोष तथा भिन्न भिन्न जातियों और धर्म में घृणा फैलाने वाले लेखों और न लिखे, अन्यथा उनको दंड दिया जाएगा। सरकार को यह अधिकार था कि अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में वह संबंधित पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी। वह समाचार पत्र को बंद भी कर सकती थी। 6, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। भारतीयों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम का निर्माण किया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम
के विरुद्ध कार्य करने पर 3 वर्ष कारावास का दंड अथवा जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकता है। इसमें भी भेदभाव किया गया, अर्थात यूरोपीय एंग्लो इंग्लैंडियन तथा सरकार के कुछ विशेष अधिकारियों इस अधिनियम से अछूते रहे। 7वां, शैक्षिक प्रगति। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य की अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई। सर सैयद अहमदया की प्रेरणा पर इस कॉलेज की स्थापना की गई। सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित यह मुस्लिम कॉलेज वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर विख्यात है। 8वां, वैधानिक नागरिक सेवा 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना की। इस कार्य के लिए उसकी कटु आलोचना की गई। इस नियम के अंतर्गत निश्चित किया गया कि भारतीय नागरिक सेवा में 6वां भाग भारतीयों द्वारा भरा जाएगा। इन भारतीयों को स्थानीय सरकारों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए तथा इन्हें वायसराय की परिषद एवं भारत सचिव दोनों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को लंदन जाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त परीक्षा के में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 9वां प्रश्न, लॉर्ड लिटन के सुधारों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न, लॉर्ड रिपन के सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना। लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में अपने अन्यायपूर्ण तथा अनुचित कार्य किए थे। उसके इस प्रकार के कार्यों में एक कार्य 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करना भी था। लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु अंग्रेजी समाचार पत्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया। भारतीयों ने इस एक्ट का घोर विरोध किया। सौभाग्य से लॉर्ड रिपन को भारतीयों से वास्तविक सहानुभूति थी। इसी कारण उसने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर सभी समाचार पत्रों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की। परिणाम स्वरूप वह भारतीयों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। दूसरा, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना।